हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसेस में। और आज का टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों, इसमें एक पिक्चर है। ये है मिस्टर लव अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ये ब्रीफिंग करते हैं कोविड-19 से संबंधित। हाँ जी, कोरोना वायरस के संबंधित ये डिटेल बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो क्या एक्शन ले रही है। तो ये भी एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जॉइंट सेक्रेटरी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी, साथ में ये कैसे काम करती है, प्लाज्मा और एंटीबॉडी क्या होता है, और इसके बारे में कुछ इतिहास पे भी डिस्कस करेंगे कि सीपीटी का इतिहास क्या है। दोस्तों, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और ये चैनल है स्पेशली फॉर सिविल सर्विस के लिए। पर इसके जो कंटेंट हैं वो वन डे एग्जाम में भी उतने ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है प्लाज्मा थेरेपी। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सीपीटी या प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। दोस्तों, जब वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और संक्रमण से लड़ने के लिए प्रोटीन निकालता है। इस प्रोटीन को एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का डेवलप कर ले तो वह एंटीबॉडी द्वारा खुद ही ठीक हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का यूज हम प्लाज्मा थेरेपी में करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का ब्लड, जिसमें एंटीबॉडी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, इसका उपयोग अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज में करते हैं। इसके तहत ठीक हो चुके व्यक्ति के प्लाज्मा को मरीज में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उसके शरीर में प्लाज्मा को डाल देते हैं। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है जो कि वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमजोर होने लगता है और इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी जो है कोई नया नहीं है, ये काफ़ी पहले से प्रैक्टिस में है। पर ये कोविड-19 के इलाज में हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अभी इसके कोविड-19 के लिए कोई इलाज, कोई मतलब फिक्स इलाज कोई अभी जनरेट नहीं हो पाया है। इस तरह से लोग अलग अलग तरह से रिसर्च कर रहे हैं और उसी में एक है ये प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों, इसमें हम समझते हैं कि ब्लड जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा के अलावा के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है और उसमें प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, ब्लड कंपोजिशन जो है उसमें 4 पार्ट होते हैं मुख्यतः। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, तीसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, चौथा होता है प्लेटलेट्स। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो होती है प्लाज्मा की, वो है 55% सिर्फ प्लाज्मा होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये जो है वो 45% होते हैं। दोस्तों, इसमें अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ब्लड को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है सीरम। सीरम वो होता है जिसमें हम प्लाज्मा को निकाल देते हैं ब्लड से, तो जो पार्ट बचता है उसको सीरम कहते हैं। सीरम के अंतर्गत आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आता है। ये हो गया ब्लड का पार्ट। अब हम समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है जिसका उपयोग हम इलाज में करने वाले हैं। दोस्तों, प्लाज्मा जो है वो उसमें 90% जो है वो सिर्फ पानी होता है और ये प्लाज्मा जो है वो एक प्रोटीन होता है और इसमें 90% पार्ट वाटर होते हैं। दोस्तों, ये जो इसका काम क्या है कि यह हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, साथ ही शरीर में क्लोटिंग का काम करता है। जैसे कहीं आपके कट, शरीर में कहीं कट लग जाए तो वहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, मतलब ब्लड जम जाता है, उसका भी काम प्लाज्मा करता है। साथ में ये एंटीबॉडी भी अपने साथ कैरी करता है, ये जनरेट करता है, तो उसमें एंटीबॉडी भी पाया जाता है। इसी एंटीबॉडी का यूज हम कोविड-19 के इलाज में करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए आज समझते हैं कि अब ये जो टेक्निक है, ये जो हमारी प्लाज्मा थेरेपी है वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है। इस तकनीक में ठीक हो चुके किसी मरीज के शरीर से प्लाज्मा या एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 14 दिन बाद एस्पेरेसिस प्रोसेस से निकाला जाता है और प्लाज्मा को निकालने के बाद बाकी खून को फिर से डोनर के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। इसको समझने के लिए ये एक पिक्चर है, इसमें देख सकते हैं कि एक डोनर है जो ब्लड देने आया है, डोनेट करने आया है अपना प्लाज्मा।
इस डोनर को पहले कोविड-19 था, फिर इसने अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ जनरेट किया, एंटीबॉडीज़ ने इसको क्योर किया। इसने अपनी ठीक होने के बाद 14 दिन के बाद, ठीक होने के 14 दिन के बाद ये ब्लड देने के लिए आता है। फिर इसके ब्लड को जो है एस्फेरेसिस प्रोसेस मशीन में डाला जाता है, जहाँ से इसका प्लाज्मा जो है अलग कर लिया जाता है ब्लड का, और जो ब्लड बचता है उस ब्लड को फिर से डोनर के शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, काफ़ी अच्छी टेक्निक है दोस्तों। इसमें डोनर के शरीर में ब्लड वापस आ जाता है, उसके शरीर से सिर्फ प्लाज्मा लिया जाता है, इससे उसे कोई वीकनेस नहीं आती है, और डोनर चाहे तो 1 हफ्ते बाद फिर से आकर के अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। इसमें जो डोनर होता है उसको डोनेट करने से पहले उसकी 2 बार कोरोना टेस्ट किया जाता है, साथ ही ये भी चेक किया जाता है कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ की कितनी मात्रा है, और ये भी देखते हैं कि डोनर को किसी दूसरी तरह की बीमारी तो नहीं है। ये सभी इंश्योर करने के बाद ही कोई व्यक्ति जो है वो अपने ब्लड को दे सकता है। दोस्तों, प्लाज्मा जो है उसको हम -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर रखें तो हम 1 साल तक इसको सेव रख सकते हैं। दोस्तों, अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो टेक्निक है वो कितनी पुरानी है और इसका यूज़ पहले कहाँ कहाँ किया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसका इतिहास कैसा है, इसकी हिस्ट्री कैसी थी। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी जो है इसका इतिहास लगभग 120 साल पहले का है, जब जर्मनी के वैज्ञानिक एमिल वॉन बेहरिंग ने टेटनस और डिप्थीरिया के इलाज में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, और उन्होंने बताया कि प्लाज्मा के जो सक्रिय पदार्थ हैं उसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में पहले भी डिस्कस किए हैं। एंटीबॉडी जो है वो एक प्रोटीन होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम जनरेट करता है। जब हमारे शरीर पे कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो इस बैक्टीरिया वायरस को हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब बैक्टीरिया या वायरस। जब कोई एंटीजन हमारे शरीर पे अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक प्रोटीन जनरेट करता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से जाके जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद उसकी ग्रोथ को रोक देता है और उसे धीरे धीरे मार देता है। इस तरह से एंटीबॉडी काम करता है, हमारा डिफेंस सिस्टम इस तरह से काम करता है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी जो है आज से पहले रेबीज़ में, इबोला के इलाज में किया जा चुका है। कोविड-19 या कोरोना वायरस से मिलते जुलते दूसरे वायरस हैं जैसे मेर्स या सार्स, इसमें भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जा चुका है। 1918 के टाइम में एक स्पेनिश फ्लू महामारी थी जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी, उसमें भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। तो ये एक काफ़ी पुरानी टेक्निक है, पर आज भी ये भारत सरकार ने इसको हर जगह यूज करने के लिए परमिशन नहीं दिया है। ये भी अभी प्रायोगिक रूप में ही काम कर रहा है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि हमारे देश में प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ। तो वो है राज्य केरल। केरल में सबसे पहले हमारे देश में प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया है, जिसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सभी जगह जो है सारी इंडस्ट्री बंद है, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लोग बेरोजगार होने वाले हैं, 1.5 करोड़ लोग। और आप ये भी देख रहे होंगे कि सरकारी एम्प्लॉई जो हैं उनकी एक दिन की सैलरी काटी गई है, लोगों का डीए जो है कम कर दिया गया है, बहुत अलग अलग तरह से पैसे काटे जा रहे हैं, सेस लगाया जा रहा है। सेस मतलब होता है जो किसी एक्स्ट्रा टैक्स होता है उसको सेस बोलते हैं, वो भी लगाया जा रहा है। ऐसा ही प्राइवेट कंपनियां जो हैं अपने एम्प्लॉई के साथ कर रही हैं, वो अपने एम्प्लॉयों को आधी सैलरी दे रही हैं, कोई 30% की सैलरी पे अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए बोल रहा है। तो ये एक ऐसा सीन बना रहा है कि ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में हमारे देश में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। इसी पे दोस्तों एक वीडियोस बनाया है मैंने कि क्या लॉकडाउन के बाद देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आज से पहले कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में नहीं लगी है, पर ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है, उन सारे कारणों के बारे में बताया गया है कि ऐसा क्यों हो सकता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, बहुत सारे न्यूज़
आर्टिकल में द हिंदू में ऐसे आर्टिकल्स निकले हैं कि शायद ऐसा माहौल बन रहा है कि इमरजेंसी की सिचुएशन बन रही है। ज़रूरी नहीं है कि लग जाए, पर सिचुएशन है और कुछ कहा नहीं जा सकता श्योर कि हो लगेगा, लेकिन ऐसा भगवान करे कि ना हो। पर उसको ये जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली मेंस के लिए, और वो भी इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्ट से। अगर इकोनॉमिक्स के व्यू से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगा। और आपको ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।